तो हेलो स्टूडेंट्स, केसरिया कंपटीशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम आपको आपके धारा प्रवाह टेस्ट सीरीज जो सीरीज हमारा चलता है लगातार, यह 8वां सीरीज है और इसके पहले भी हम 7 सीरीज दे चुके हैं। टॉप 50 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का ट्रेंडिंग क्वेश्चन, सारा एग्जाम का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। जो एग्जाम पढ़ चुका है, जो एग्जाम अभी लगातार ग्रुप डी का चल रहा है और जो आने वाला एग्जाम है बिहार एसएससी खास करके आने वाला है, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस का जो आने वाला ग्रुप डी और जीडी का जो एग्जाम आने वाला है, वो सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हम देने का प्रयास करते हैं। आप कहेंगे एनसीईआरटी बेस्ड क्यों? ऐसा इसलिए कि क्योंकि रेलवे इतना बड़ा एग्जाम जो हो रहा है वो सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड दे रहा है। यानी कि आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आने वाला समय में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आपको कंपटीशन के एग्जाम में मिलेगा। तो हर एक क्वेश्चन को आप उसी बेस्ड समझने का प्रयास कीजिए और उसी के तहत पढ़ने का प्रयास कीजिए। हो सकता है तो आप एनसीईआरटी का बुक भी पढ़िए ताकि आपको क्वेश्चन ना छूटे और आंसर भी, क्योंकि ऐसे जनरल कंपटीशन का कुछ बुक्स है जैसे लूसेंट का बुक है या अन्य कोई बुक है, ये सब में कुछ आंसर में त्रुटि हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन होगा, जो बुक होगा, उसमें त्रुटि नहीं होता है। और अगर वो होगा भी तो वो आंसर जो आंसर की आता है वो एनसीईआरटी बेस्ड आंसर की ही आता है, तो वहां से गलती होने की आपको संभावना नहीं है। इसलिए हम हर एक सीरीज में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को दिए हैं और लगातार देते आ रहे हैं और सॉल्यूशन भी एनसीईआरटी बेस्ड ही करने का प्रयास करते हैं ताकि आपका आंसर भी गलत ना हो। क्लियर? तो यह 25 अति महत्वपूर्ण जनरल साइंस का और जनरल नॉलेज का ये है, जिसमें हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तब नहीं होता है कि क्वेश्चन कितना आप बना रहे हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तब होता है जब उसका सॉल्यूशन कितना खूबसूरत है। और हम हर एक सॉल्यूशन को डिटेल सॉल्यूशन के, यानी अगर एक क्वेश्चन आप देखते हैं तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होता है उसको जोड़ के हम सॉल्यूशन निकाल के दे देते हैं। इसके अलावा आपको ज़्यादा याद रखने के लिए आपको क्या करते हैं कि हर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते समय उस क्वेश्चन से संबंधित रिलेटेड जो ये होता है, फिगर होता है, उसको एनिमेशन के माध्यम से देने का प्रयास करते हैं और देते हैं। इसलिए क्योंकि ज़्यादा लंबा समय तक याद रहे, कम समय में भी आप ज़्यादा क्वेश्चन को याद रखिए, क्योंकि आपको अगर पिक्चर भी आ जाएगा, फोटो भी उस समय आ जाएगा आपके क्वेश्चन में ही या क्वेश्चन का आंसर देते समय, तो समझना ज़्यादा आसान होगा। और आने वाला समय में तो ये भी हो सकता है कि पिक्चर भी आपको दे दिया जाए और आपको पहचानने के लिए दे दिया जाए। तो इस प्रकार से हम हर क्वेश्चन में आने वाले ट्रेंड के हिसाब से भी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं और अभी जो वर्तमान चल रहा है उसके हिसाब से भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन दे रहे हैं। इसलिए बार बार कहते हैं कि ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। तो हर क्वेश्चन को एनिमेशन पिक्चर डाल के और उसको समझाने का जो तरीका है और क्वेश्चन को के आंसर को, गलत आंसर को छांटने का जो तरीका है, वो हमारे वीडियो में आप आसानी से देख सकते हैं। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो के पहले क्वेश्चन पर हम चलते हैं और केसरिया कंपटीशन क्लास का ये पहला क्वेश्चन हम आपको ले चलते हैं। इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं, क्वेश्चन दिखाते हैं, आंसर दिखाते हैं। और इसके अलावा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, एनर्जी मिलता है और उस एनर्जी से हम और एनर्जेटिक तरीके से वीडियो आपके पास पहुंचाएंगे। और अगर अच्छा लगता है तो निश्चित तौर पर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुंचे, और शेयर इसलिए कीजिएगा ताकि आपके जैसा और स्मार्ट स्टूडेंट के पास वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे, ताकि केसरिया कंपटीशन क्लास आगे बढ़े। और हमारा लक्ष्य है कि जो भी एग्ज़ाम आगामी है, अब जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन जो भी आगामी एग्ज़ाम है उसके लिए एक बेस ऐसा तैयार किया जाए कि उसको क्रैक किया जाए। तो हर एक स्टूडेंट के पास पहुंचाने का प्रयास कीजिए, इसको शेयर कर दिया कीजिए। इसके अलावा अगर कुछ कमी रह जाता है वीडियो में तो आप निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि हम अगले वीडियो में उसका सुधार कर लें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। प्राचीन कार्य यानी पिट्रा ड्यूरा किससे संबंधित होता है? आपके पास ऑप्शन 4 दिया हुआ है। दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना, इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना, संरचना में मेहराब का निर्माण करना। 4 ऑप्शन आपके पास है। सबसे पहले समझेंगे प्राचीन कार्य यानी पिट्रा ड्यूरा क्या था। तो पिट्रा ड्यूरा यानी प्राचीन कार्य एक प्रकार का कला था। अब कला क्या था कि पिट्रा ड्यूरा यानी संगमरमर, यह संगमरमर पर जवाहरात से, जवाहरात का मतलब सोना चांदी, हीरा मोती, ये सभी से
जड़ दिया जाता था संगमरमर को, जिसमें सजावट के लिए पत्थर को काट दिया जाता था और काटकर फूल और पत्ते तथा बेल और बूटे को सफेद संगमरमर में जड़ दिया जाता था। और ये फूल, पत्ते और बेल, बूटे जो होते थे वह जवाहरात से बने होते थे और उस संगमरमर के सील पर जड़ दिया जाता था। इसी को प्राचीनकारी यानी पिट्रा ड्यूरा कहा जाता था। ठीक है, यह एक प्रकार का कला था। लेकिन इसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ, कब हुआ और किसके मकबरा में किया गया, इसको समझेंगे। तो यह एक ऐतिहासिक कला है जिसका सर्वप्रथम प्रयोग मुगल काल में, याद रखेंगे, पितृदुरा नामक जड़ाऊ जो काम किया जाता था वह सबसे पहले मुगल काल में जहांगीर के शासनकाल में 1626 ईस्वी में, क्योंकि जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक रहा था। तो 1626 ईस्वी में नूरजहां, जो जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, जिनका मूल नाम मेहरुन्निसा था, इसके द्वारा इत्माद-उद-दौला के मकबरा में इसका प्रयोग किया गया था। क्लियर है? तो कितना क्वेश्चन क्लियर हुआ कि यह सबसे पहले ऐतिहासिक ऐसा कला है जिसका सर्वप्रथम प्रयोग मुगल काल में देखने को मिलता है। किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में। और कब मिलता है? तो 1626 ईस्वी में। किसके द्वारा मिलता है? तो उनकी पत्नी नूरजहां के द्वारा, जिनका मूल नाम मेहरुन्निसा था। और इत्माद-उद-दौला के मकबरा में पहली बार इसका प्रयोग देखने को मिलता है। अब देखेंगे, ये है पितृदुरा। देखेंगे इत्माद-उद-दौला के मकबरा का आंतरिक दीवार, मकबरा का आंतरिक दीवार, जिसके दीवारों पर देख रहे होंगे कलात्मक रूप से बनाया गया। ये संगमरमर के पत्थर पर हीरे मोती जवाहरात को जड़कर बनाया गया, फूल पत्ती और बेल बूटे को जड़कर बनाया गया ये दीवार है जो सफेद संगमरमर पर जड़ा गया है। अब देखेंगे कि इत्माद-उद-दौला का मकबरा है कहाँ स्थित? ये बाहर से देख रहे हैं आप इत्माद-उद-दौला का मकबरा दूसरे फिगर में, ये आगरा में स्थित है। इत्माद-उद-दौला का मकबरा, इसका निर्माण करवाया था नूरजहां ने। इत्माद-उद-दौला, दरअसल इत्माद-उद-दौला का मूल नाम जो था वह मिर्जा गयास बेग। क्लियर? अब इन्हीं के याद में इत्माद-उद-दौला का मकबरा बनाया गया था नूरजहां के द्वारा और यह आगरा में स्थित है, यमुना नदी के तट पर। क्लियर? यमुना नदी के तट पर स्थित है और यह पूरी तरीका से सफेद संगमरमर से बना हुआ मकबरा है। भारत में पहली बार पूरी तरीका से सफेद संगमरमर से बना हुआ यह इत्माद-उद-दौला का मकबरा स्थित है। क्लियर? आगे चलते हैं। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो चित्रकारी के लिए कारखाने जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था, आगा रजा के नेतृत्व में। मुगल काल के या भारत के चित्रकारी का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजूक ए जहांगीरी में चित्रकला के बारे में प्रेम को दर्शाते हुए इन्होंने कहा भी है कि दुनिया का कोई भी चित्र कितना भी चित्रकार के द्वारा बनाया गया हो, लेकिन फिर भी देखते ही मैं पहचान जाऊंगा कि किस चित्रकार ने इसकी आंखें बनाई है, किस चित्रकार ने इसकी भौं बनाई है और किस चित्रकार ने इसकी नाक और होठ तथा अन्य हिस्सा बनाया है। चित्र के प्रति, चित्रकला के प्रति कितना लगाव था मुगल शासक जहांगीर का, इसी लेख से पता लगाया जा सकता है। इसके दरबार में कई चित्रकार रहते थे, जिसमें से 10 प्रमुख चित्रकार थे जो जहांगीर से काफी क्लोज थे, जिसको देख लेते हैं। सबसे पहले थे आगा रजा। आगा रजा जिसका मूल नाम अकारिजा था। दूसरा था उस्ताद मंसूर जो पशु पक्षियों का काफी बड़ा चित्रकार था। अबुल हसन, मोहम्मद मुराद, मोहम्मद नासिर, बिशन दास, मनोहर, गोवर्धन, फारूक बेग और दौलत थे। अगर देखा जाए तो जहांगीर ने इन सभी की चित्रकारी से प्रसन्न होकर कुछ को मानक उपाधियां प्रदान किया था, जिसमें प्रमुख देख लेते हैं। तो आगा राजा जो था, इसके चित्रकारी से खुश होकर जहांगीर ने आगरा में चित्रणशाला की स्थापना किया था। क्वेश्चन है, आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में, याद रखेंगे, आगा राजा आगरा में
जहांगीर ने चित्रणशाला की स्थापना किया था। क्वेश्चन आपका ये, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? जहांगीर ने बनवाए, लेकिन वह कारखाना किसके लिए, किसके नेतृत्व में? तो आगा राजा के नेतृत्व में बनवाया था। क्लियर। उस्ताद मंसूर जो थे पक्षी एवं फूलों के प्रसिद्ध चित्रकार थे और जहांगीर ने इनके चित्रकारी से खुश होकर इन्हें नादिर उल उस की उपाधि प्रदान किया था। अबुल हसन को जहांगीर ने नादिरुज्जमा की उपाधि से सम्मानित किया था। क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे है, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के बचपन का नाम की बात करें तो सलीम था, जिसने निरुद्दीन जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि से सन 1605 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर आसीन होता है। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि प्रदान किया था। न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर को जाना जाता था और न्याय की जंजीर आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित था। क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन जो भी निकाल के देखेंगे तो पूछा हुआ है कि मुगल काल के किस शासक को न्याय की जंजीर के नाम से जाना जाता है, न्याय की जंजीर का निर्माण किसने करवाया था, या न्याय की जंजीर किसके शासनकाल में प्रचलित थी? तो जहांगीर के शासनकाल में न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है जहांगीर को, जो शाहबुर्ज एवं यमुना नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है, आगरा के किले में। जहांगीर की आत्मकथा है तुजूक ए जहांगीरी। अब ध्यान रखेंगे कि मुगल काल का दो ही ऐसा शासक हुआ जिन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा। पहला तो पहला मुगल शासक बाबर ने, जो तुजूक ए बाबरी के नाम से अपनी आत्मकथा लिखा था, जिसे बाद में बाबरनामा के नाम से रचना किया गया था फारसी भाषा में। जहांगीर भी अपनी आत्मकथा लिखा। दूसरा शासक था मुगल काल का जहांगीर, जो अपनी आत्मकथा लिखा तुजूक ए जहांगीरी। लेकिन जहांगीर अपनी आत्मकथा को पूरा न कर सका और उसके पहले उनकी मौत हो गई। मौत होने के बाद उनके आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मौत बिंद खां को जाना जाता है। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि जहांगीर की आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो मौत बिंद खां को दिया जाता है। क्लियर। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा जहांगीर ने ही दे दी थी, इसलिए क्योंकि जहांगीर के पुत्र जो था खुसरो को सहायता किए थे अर्जुन देव, इसलिए उनको फांसी की सजा दे दिया गया। और उन्हीं के विरुद्ध, यानी जहांगीर के विरुद्ध युद्ध करने के लिए उत्तेजित किया गया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा, जिस कारण से सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दे दिया था। यूरोपीय यात्री की बात करें तो जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस, जो प्रथम अंग्रेज थे, कैप्टन हॉकिंस आए थे, सर टॉमस रो आए थे, विलियम फिंच आए थे, एडवर्ड टैरी जैसे यूरोपीय यात्री जहांगीर के दरबार में आए। जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमबार नामक स्थान पर हुआ और इसे शहादरा यानी लाहौर रावी नदी के तट पर दफना दिया गया। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो जहां इसे दफनाया गया मकबरा वहीं स्थित है, यानी कि लाहौर के शहादरा में इसका मकबरा स्थित है, जो रावी नदी के तट पर है। हो सकता है कभी कभार क्वेश्चन ये भी पूछ दे कि किस नदी के तट पर स्थित है जहांगीर का मकबरा, तो रावी नदी के तट पर कहाँ स्थित है, तो लाहौर में स्थित है, वर्तमान पाकिस्तान में, और शहादरा नामक शहर में स्थित है। अगला है, बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा सन 1765 ईस्वी को दोहरी शासन प्रणाली अपनाया गया था, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में देखेंगे तो बंगाल का गवर्नर सन 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक रहा था और एक बार पुनः फिर से 1765 से 1767 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। देखेंगे कि दोहरी शासन नीति थी क्या, तो दोहरी शासन नीति को सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो 1765 ईस्वी में लागू हुआ। शासन चलाने की जिम्मेवारी इस नीति के तहत नवाब को ही दे दिया गया कि लो बेटा तू ही चलाओ शासन, ठीक है। लेकिन प्रलोभन के तहत उसको जिम्मेवारी दे दिया गया कि शासन आप ही चलाएंगे, यानी राजा आप ही होंगे। लेकिन जबकि राजस्व का वसूल करना, ठीक है, सैनिक संरक्षण देना और विदेशी मामलों की देखरेख करना कंपनी के अधीन थी। यानी जो वास्तविक शक्ति थी सत्ता की, वास्तविक शक्ति जो थी वह अंग्रेजी कंपनी के अधीन रखा गया और शासन की जिम्मेवारी केवल नवाब को सौंप दिया गया। इसी को दोहरी शासन नीति कहा जाता है।
एक चीज और 1765 में याद रखेंगे, इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में ही हुई थी। शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक था, शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेज के बीच हुआ था 1765 ईस्वी में। चौथा है, इनमें से किसने 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? विश्व धर्म सम्मेलन या विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, वह थे स्वामी विवेकानंद। जानेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में एनिमेशन वीडियो के माध्यम से, जिसमें देखेंगे स्वामी विवेकानंद जो थे, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। वास्तविक नाम इनका था नरेंद्र नाथ। इनका वास्तविक नाम या कहेंगे मूल नाम था। क्वेश्चन खूब पूछता है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, तो याद रखेंगे नरेंद्र नाथ था। इनके शिष्य यह जो जिनके शिष्य थे यानी इनके जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। क्लियर? अब देखेंगे 11 सितंबर का दिन 1893 का साल अमेरिका के शिकागो में आयोजित हुआ था विश्व धर्म संसद, जो कि भारत और विश्व के लिए ऐतिहासिक क्षण था, ऐतिहासिक दिन था, जिसमें 11 सितंबर 1893 ईस्वी को अमेरिका के शिकागो में भारत की तरफ से विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था, नेतृत्व किया था स्वामी विवेकानंद ने। तो भारत के दृष्टिकोण से वह दिन काफी ऐतिहासिक दिन बन गया। आज भी उस दिन को याद किया जाता है और स्वामी विवेकानंद ने अपने प्रथम वाचन को जो शुरू किया था वो अपने भाई और बंधु शब्दों से शुरू किया था, जिसमें अमेरिका ही नहीं पूरा विश्व ताली की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। वह 11 सितंबर का दिन था, 1893 का साल था। इस दिन को याद रखेंगे, खूब क्वेश्चन पूछता है इससे। तो भारत की तरफ से नेतृत्व विश्व धर्म सम्मेलन का और सनातन धर्म का नेतृत्व किया था स्वामी विवेकानंद ने। ये दृश्य आप 1893 ईस्वी का 11 सितंबर का दिन का देख रहे हैं। अब देखेंगे स्वामी विवेकानंद ने ही बेलूर मठ, ये बेलूर मठ है पश्चिम बंगाल में, तो बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी को किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो इनके रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, उन्हीं के नाम एक मिशन की स्थापना किया गया था, जिसमें धर्म को संबोधित करने की बात कहा गया था, धर्म सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की बात कहा गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। दूसरे फिगर में जो आप देख रहे हैं ये बेलूर मठ का फिगर आप देख रहे हैं। अब देखेंगे स्वामी विवेकानंद की माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था और पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। इनका प्रमुख पुस्तक में से कर्मयोग, राजयोग और ज्ञान योग प्रमुख है। इनके भाषण का जो संकलन किया गया है वो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा के नाम से पुस्तक लिखी गई है, उसमें इनके भाषणों का संकलन किया गया है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल इन्हीं को समर्पित किया गया है। क्वेश्चन पूछता भी है कि रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, तो कहेंगे कन्याकुमारी में स्थित है। और यह कन्याकुमारी में स्थित रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है या किसके लिए जाना जाता है, तो स्वामी विवेकानंद को समर्पित है और उन्हीं के लिए जाना जाता है। दूध किसका घटिया स्रोत होता है? अगला क्वेश्चन, दूध किसका घटिया स्रोत होता है? तो दूध में कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन विटामिन सी बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है दूध में। तो दूध विटामिन सी का घटिया स्रोत होता है। अब देखेंगे दूध प्रोटीन है, कैल्शियम है, राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2 है, इसका मुख्य स्रोत होता है। इसके अलावा जो विटामिन इसमें होता है वो एडेक के रूप में पाया जाता है, ADE के विटामिन भी दूध में पाया जाता है। इसके साथ खनिज की बात करें तो फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा भी इसमें पाया जाता है। दूध को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए भारत में श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड जिसे कहा जाता है, दुग्ध क्रांति जिसे कहा जाता है, और भारत में इसे श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत किया गया था 1970 ईस्वी में वर्गीज कुरियन के द्वारा, जिसे दूध के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो गया। आत्मनिर्भर ही नहीं हुआ, दूध सप्लाई भी भारत निर्यात भी दूध का करने लगा। इसलिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक या मिल्क मैन के नाम से भी जाना जाता है। देखेंगे इसमें विटामिन सी बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है।
दूध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भारत की एक योजना है जिसे भारत में दूध की कमी को दूर किया जा सकता है। इसे श्वेत क्रांति का नाम दिया गया भारत में। और व्हाइट रिवॉल्यूशन अंग्रेजी में कहेंगे। 13 जनवरी 1970 ईस्वी में इसकी शुरुआत डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा किया गया था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के बारे में अगर देखना है तो केरल में इनका जन्म हुआ था। चेन्नई के लोयला कॉलेज से 1940 में विज्ञान में स्नातक की डिग्री इन्होंने लिया। हर घर में पहुंचाया दूध और बन गए दूध क्रांति का जनक। क्लियर। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन या मिल्क रिवॉल्यूशन जिसे कहा जाता है। रेमन मैक्से से पुरस्कार भी मिला वर्गीज कुरियन को और अमेरिका के इंटरनेशनल पर्सन ऑफ द ईयर से भी सम्मानित हुए डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन और श्याम बेनेगल ने मिलकर फिल्म मंथन की कहानी भी लिखी थी। अतः यह एक कहानीकार और फिल्मकार भी थे। अरबों रुपये वाला आज का जो ब्रांड अमूल को देख रहे हैं उसको घर घर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाने का काम या उसको नाम दिलाने का काम जो हुआ है वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा ही अमूल की शुरुआत किया गया था। एक घोल का पीएच मान 3 से 6 में बदल जाता है तो H+ आयन की सांद्रता क्या होगी देख लेंगे। H+ आयन की सांद्रता निकालने के लिए फॉर्मूला आता है pH बराबर -log इंटू H पॉजिटिव। क्लियर। अब pH का मान दिया हुआ है 3 बराबर -log H पॉजिटिव। H पॉजिटिव H आयन का अगर मान अब निकालेंगे तो 10 पर पावर -3 हो जाता है। क्लियर। H इधर ले आएंगे और ये 3 को इधर ले जाएंगे तो 1/10/-3 हो जाता है यानी 1/1000 मान होता है H+ आयन का। क्लियर। अब देखेंगे pH जो है स्केल बढ़कर 3 से 6 हो गया है तो फिर फॉर्मूला वही लगा देंगे बराबर -log H पॉजिटिव। अब देखेंगे 6 हो गया pH का मान -log H पॉजिटिव H आयन। अब H आयन बराबर क्या हो जाएगा H आयन बराबर क्या हो जाएगा 10 पर पावर -6 हो जाएगा यानी H पॉजिटिव बराबर हम कर सकते 1/1000 अगुने 1000। इतना ही मान इतना लिखे या इतना लिखे बात बराबर है। तो इसकी तुलना में कितना कम गया या बढ़ गया घट गया तो घट गया। यहां पर था 10 पर पावर -3 यहाँ 10 पर पावर -6 हो गया तो घट गया यानी 1000 गुना कम हो जाता है H+ आयन की सांद्रता। आपको अन्य भी कोई आंकड़ा दिया हुआ रहेगा यहाँ 3 के स्थान पर 2 दिया हुआ रहेगा 8 दिया हुआ रहेगा 7 दिया हुआ रहेगा 5 कोई भी आंकड़ा दिया हुआ रहेगा इतना कितना में भी बदलना होगा तो यही फॉर्मूला लगा के आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है। चूंकि विद्युत चुंबकीय तरंग एक अयांत्रिक तरंग होता है और एक अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश के वेग से ही गमन करता है क्योंकि प्रकाश भी एक अयांत्रिक तरंग होता है और अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण होता है। क्योंकि प्रकाश को गमन करने के लिए भी किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और विद्युत चुंबकीय तरंग को संचरण करने के लिए भी किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दोनों ही निर्वात में भी गमन कर लेते हैं। इस कारण से दोनों की चाल भी समान ही होती है दोनों की वेग भी समान ही होती है। अब कहेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग होता क्या है समझेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण होता है अयांत्रिक तरंग होता है। तरंग दैर्ध्य परिसर अगर देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग का तो 10 पर पावर -14 मीटर से लेकर 10 पर पावर 4 मीटर के बराबर होता है तरंग दैर्ध्य परिसर। संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है निर्वात में भी गमन कर जाएगा। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग फोटोन की बनी हुई होती है और यह जो फोटोन होता है वो बंडल ऑफ एनर्जी कहलाता है। बंडल ऑफ एनर्जी कहलाता है। यही तो कारण है कि इसमें एनर्जी भी पाया जाता है और जब भी संचरण करता है तो एनर्जी के साथ संचरण करता है। आवृत्ति परिसर विद्युत चुंबकीय तरंग का अगर देखेंगे तो 10 पर पावर 20 हर्ट्ज से लेकर 10 पर पावर 4 हर्ट्ज के बीच आवृत्ति परिसर पाया जाता है। अगर इसका गुण की बात करें विद्युत चुंबकीय तरंग का तो यह उदासीन भी हो सकता है अनुप्रस्थ भी होता है और ऊर्जा भी इसमें पाया जाता है जो फोटोन के रूप में संचरण करता है और संवेग भी पाया जाता है। क्लियर।
चाल इसका प्रकाश की चाल के बराबर होता है। और अवधारणा जो विद्युत चुंबकीय तरंग का दिया था वो मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। क्लियर। अनुप्रस्थ तरंग जो विद्युत चुंबकीय तरंग की संख्या की बात कर देंगे और कौन कौन है विद्युत चुंबकीय तरंग, इसको समझने के लिए आप एक ट्रिक याद रखेंगे। वह ट्रिक होता है रेडियो मिर्ची इज वेरी यूजफुल फॉर एक्स जनरेशन। रेडियो मिर्ची इज वेरी यूजफुल फॉर एक्स जनरेशन। क्लियर। अब इधर से याद रखिएगा, पहला जनरेशन यानी गामा किरण, गामा किरण, दूसरा एक्स किरण, 4 को साइलेंट रखेंगे। यूजफुल से याद रखेंगे अल्ट्रा, अल्ट्रा वायलेट रे, जिसका पूरा रूप क्या होता है, पराबैंगनी तरंग। भी से याद रखेंगे विजुअल रे यानी दृश्य विकिरण। आई से ईज का आई से याद रखेंगे इंफ्रारेड रे, इंफ्रारेड रे यानी अवरक्त किरण। लघु रेडियो तरंग यानी मिनी रेडियो वेव, मिनी रेडियो वेव, लघु रेडियो तरंग। और रेडियो से याद रखेंगे दीर्घ रेडियो तरंग यानी लॉन्ग रेडियो वेव। क्लियर। तो ये 7 प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। रेडियो मिर्ची इज वेरी यूजफुल फॉर एक्स जनरेशन, गामा किरण, एक्स किरण, परावैंगनी किरण, दृश्य विकिरण, अवरक्त किरण, लघु रेडियो तरंग और दीर्घ रेडियो तरंग के रूप में। अब कुछ वैसे तरंग को याद रखेंगे जो तरंग तो है लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछता है, पहले ट्रेंडिंग था, पहले इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता कि कौन इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन अब का जो ट्रेंडिंग है क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो इतना याद रहेगा। इसके अलावा जो भी आपको दे देगा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, लेकिन फिर भी उसको भी याद रखेंगे। कभी कभी ये भी पूछ देता है इसमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है या है, तो है वाला में बाकी 3 को दे देगा जो नहीं है और एगो है वाला दे देगा। क्लियर। तो वो भी याद रखेंगे जो तरंग तो है लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो उसको याद रखने के लिए याद रखिएगा कब, ट्रिक से याद रखिएगा कब का डीपी है, कब का डीपी है। डीपी का मतलब डिस्प्ले प्रोफाइल, डिस्प्ले पिक्चर। कब का डीपी है, कभी चेंज नहीं किया है, कब का डीपी लगेले अभी तक। व्हाट्सएप में डीपी लगता है, फेसबुक पर डीपी लगता है या इंस्टा पर डीपी लगता है, तो उसको कहते हैं डिस्प्ले पिक्चर। तो ये कब का डीपी है जो आप याद रखिएगा। का से याद रखिएगा कैथोड, कैथोड किरण। ए से याद रखिएगा अल्फा किरण, ए से अल्फा किरण। बी से बीटा किरण। के से याद रखिएगा कैनाल किरण। डी से याद रखिएगा ध्वनि तरंग और पी से याद रखिएगा पराबैंगनी। ये सभी जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, जिसको आप याद रखिएगा। क्लियर। विद्युत चुंबकीय तरंग जो तरंग तो है लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। कैथोड किरण, अल्फा किरण, ध्वनि तरंग, बीटा किरण, पराश्रव्य तरंग और कनाल किरण। ये छोबों को याद रखेंगे कि यह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है तरंग होते हुए भी। क्लियर है। आगे बढ़े। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसके कमी के कारण हो जाता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि थायराइड ग्रंथि की जब खराबी हो जाती है, यानी सबसे पहले समझेंगे थायराइड ग्रंथि है क्या, कहाँ पाया जाता है, इसका सिचुएशन कहाँ है, काम क्या होता है इसका, इसकी कमी से क्या होता है और इसकी अधिकता से क्या हो जाता है। तो थायराइड ग्रंथि को समझेंगे तो यह एक प्रकार का अंतःस्रावी ग्रंथि है जो श्वास नली एवं ट्रैकिया दोनों तरफ, श्वास नली ऊपर से ये आया श्वास नली और ट्रैकिया ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये ट्रैकिया वाला हिस्सा, ये ट्रैकिया है। इसके दोनों तरफ इधर भी और इधर भी दोनों तरफ
लैरिंग्स के नीचे, लैरिंग्स ऊपर है, लैरिंग्स के नीचे पाया जाता है या स्थिर रहता है। लैरिंग्स को एक चीज याद रखेंगे, इसे वॉइस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी ध्वनि डब्बा, मनुष्य का ध्वनि डब्बा यानी वॉइस बॉक्स। फिर पूछता है पक्षियों का वॉइस बॉक्स क्या कहलाता है, कहेंगे सेरिंग्स कहलाता है। पक्षियों का वॉइस बॉक्स सेरिंग्स कहलाता है, जबकि मनुष्य का, स्तनधारियों का वॉइस बॉक्स लैरिंग्स कहलाता है। तो लैरिंग्स के नीचे ही थायराइड ग्रंथि पाया जाता है, जो एक अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण होता है। क्लियर है? अब चलेंगे, यह एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है, यानी कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्ट होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होके बना हुआ होता है, और दूसरे भाग को यानी दूसरे ऑर्गन्स में कनेक्ट रहता है, कनेक्टेड रहता है। पतली अनुप्रस्थ पट्टी से जुड़ी हुई होती है। अब थोड़ा सा समझेंगे कि पतली अनुप्रस्थ पट्टी कहाँ होता है। पतली अनुप्रस्थ पट्टी यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, इसे इस्थमस कहा जाता है। ये जो पट्टी जो जुड़ा हुआ है दूसरे ऑर्गन से, पट्टी जो जुड़ा हुआ है दूसरे ऑर्गन से, इसे ही कहा जाता है इस्थमस कहा जाता है। क्लियर? इस्थमस कहा जाता है इसे। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि इस्थमस हमारे शरीर का कौन से भाग का हिस्सा होता है, तो याद रखेंगे थायराइड ग्रंथि का यह हिस्सा होता है। अगला है, यह अनेक खोखली व गोल पुटिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें आयोडीन युक्त गुलाबी रंग का कोलाइडी पदार्थ थायरोग्लोबुलिन, याद रखेंगे इसमें आयोडीन युक्त गुलाबी रंग का कोलाइडी पदार्थ थायरोग्लोबुलिन पाया जाता है। मतलब यह हुआ कि थायराइड ग्रंथि जो होता है वह हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करता है थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायरोक्सिन हार्मोन। अब अगर आयोडीन की कमी हो जाएगा शरीर में तो थायराइड ग्रंथि सही से काम नहीं कर पाएगा और हार्मोन का रिलीज नहीं बढ़िया से कर पाएगा, जिसके कारण से विभिन्न प्रकार का रोग उत्पन्न हो सकता है, विकार उत्पन्न हो सकता है। देखेंगे इस ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन ट्रायोडोपाइरोनिन स्रावित होता है। दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। ये दोनों हार्मोन में आयोडीन की ही मात्रा पाई जाती है, यानी आयोडीन को ही नियंत्रित करने के लिए ये दोनों हार्मोन पाया जाता है। क्लियर? अगला देखेंगे तो थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करना, इसका काम होता है। शरीर की सामान्य वृद्धि जैसे कि हड्डी बाल के विकास के लिए अति आवश्यक होता है थायरोक्सिन हार्मोन। जनन अंग का कार्य करना, जो भी सेक्स ऑर्गन्स होता है वो सही सलामत से काम कर रहा है, इसमें थायरोक्सिन हार्मोन का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे शरीर में जल संतुलन होता है थायरोक्सिन हार्मोन के कारण। अब इसके कमी से होने वाला रोग समझ लेते हैं कौन कौन होता है। तो बच्चों में जड़ मानवता हो जाता है, यानी थायरोक्सिन हार्मोन की कमी जब हो जाएगी तो बच्चों में जड़ मानवता, जिसे अंग्रेजी में क्रिटिनिज्म के नाम से जाना जाता है, और जब भी यह बच्चों में होता है तो मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है और शारीरिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, बच्चा खैक हो जाता है, मतलब पतला हो जाता है। मानसिक रूप से भी यह क्षुब्ध हो जाता है, बच्चा विकसित नहीं हो पाता है। क्लियर? बड़ा तो होता है लेकिन विकास ही नहीं शरीर का हो पाता है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। दूसरा है मिक्सिडमा। अब यह मिक्सिडमा जो होता है इस जड़ मानवता का ही रूप होता है, लेकिन जड़ मानवता बच्चों में क्रिटिनिज्म होता है और यह मिक्सिडमा जो होता है यौवनावस्था में होता है, यानी प्यूबर्टी स्टेज में होता है। क्लियर? जब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है बड़ों में, यौवनावस्था में, प्यूबर्टी स्टेज में, तो ऐसे स्थिति में शरीर में उपापचयी भली भांति नहीं हो पाती है। हृदय स्पंदन तथा रक्तचाप कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम जाता है, जिसके कारण से हाथ पांव फूल जाते हैं और इस तरीका से शरीर पर कहीं भी फोला के रूप में उभर आता है। क्लियर? तो यह मिक्सिडमा होता है जो बच्चों में होता है, और उसी का रूप जड़ मानवता जो क्रिटिनिज्म होता है वो बच्चों में होता है, मिक्सिडमा यौवनावस्था में होता है। तीसरा रोग हाइपोथायरॉयडिज्म, थायरोक्सिन के कमी से ही होता है। जनन कार्य समाप्त हो जाते हैं इसमें, यानी जनन कार्य सही तरीका से काम नहीं कर पाता है या लुप्त भी हो जाता है।
बच्चा गूंगा या बहरा भी बच्चा पैदा लेता है, या गूंगा और बहरा हो जाता है। यह स्थिति तब होती है जब मां के प्रेगनेंसी अवस्था में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होती है, तो आने वाला जो संतान होता है हाइपोथायरॉयडिज्म से प्रभावित बच्चा हो सकता है, जिसमें जनन कार्य पूरी तरीका से विकसित नहीं होता है, और वह गूंगा और बहरा भी बच्चा हो सकता है। इसलिए थायराइड की भी जांच समय समय पर प्रेग्नेंट वुमेन्स को करते रहना चाहिए। आगे है घेघा, चौथा होता है घेघा यानी ग्वाइटर। इसे गलगंड रोग के नाम से भी जाना जाता है। घेघा यानी ग्वाइटर जो होता है वो आयोडीन की कमी से, जब आयोडीन की कमी होगा थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगा, क्योंकि उसी की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो ऐसे स्थिति में आयोडीन की जब कमी होगा तो थायराइड ग्रंथि जो होता है उसके आकार में वृद्धि हो जाता है, जिसके कारण से गले के नीचे लटका हुआ इस तरीका से आप किसी को जो जिसे थायराइड है आप आसानी से देख सकते हैं। अब अधिकता से होने वाला रोग टॉक्सिक ग्वाइटर, थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से टॉक्सिक ग्वाइटर हो जाता है, जिसमें हृदय गति तीव्र हो जाती है, रक्तचाप में वृद्धि हो जाता है और श्वसन दर में कमी हो जाती है। क्लियर? वही मिक्सिडमा में ठीक इसका उल्टा था, लेकिन अधिकता जब हो जाएगा तो टॉक्सिक ग्वाइटर हो जाएगा और मिक्सिडमा के विपरीत होगा। इस प्रकार की विकृति उत्पन्न हो जाती है। एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर जो थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से होने वाला दूसरा रोग होता है। इसमें आंख फूलकर नेत्र कोटर से बाहर हो जाता है और मनुष्य भूताहा लगता है देखने में। इस तरीका का रात में अगर निकल जाए तो मनुष्य भूत की तरह देखने में लगता है, और खास करके अगर महिलाओं को इस तरीका का हो जाए तो महिलाओं तो और भूताहा टाइप का कर भी लेंगी और हो भी जाती है। नागरिकता संशोधन कानून, अगला सवाल है नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? तो नागरिकता संशोधन कानून लोकसभा से 10 दिसंबर के दिन और 11 दिसंबर के दिन राज्यसभा से पारित हुआ था। यानी मिला जुला के कहा जाए तो संसद से कब पारित हुआ तो 11 दिसंबर को संसद से पारित हो गया था। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ और नागरिकता संशोधन कानून या अधिनियम कानून का रूप ले लिया। समझेंगे? नागरिकता संशोधन कानून CAA जिसे कहा जाता, खूब चर्चा में इस बार रहा था। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होता है। यह बिल जो है वो लोकसभा से पारित हुआ 10 दिसंबर 2019 को, राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ, यानी संसद से 11 दिसंबर 2019 को पारित हो गया। अब जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर 12 दिसंबर को इस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ, उसके बाद ही यह CAA कानून के रूप में परिणत हो गया। अब इसका क्या CAA है, नागरिकता संशोधन कानून में क्या परिवर्तन किया गया और पहले क्या था? इसके तहत जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान 3 देश से 31 दिसंबर 2014 तक, इसके बाद ने तक भारत आए हिंदू, याद रखेंगे ये धर्म भी याद रखेंगे, कितने धर्म? 6 धर्म, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। 6 धर्म और 3 देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान 31 दिसंबर 2014 तक इस धर्म के समुदाय के लोगों को अवैध शरणार्थी के रूप में नहीं देखा जाएगा। यानी अगर 31 दिसंबर 2014 तक वो भारत आए हैं और वो पाकिस्तानी भी है, बांग्लादेशी भी है और अफगानिस्तानी भी है, और ये 6 धर्म में से किसी एक धर्म से रिलेशन भी उनका है, तब वह भारत में अवैध शरणार्थी नहीं माने जाएंगे, वैध शरणार्थी माने जाएंगे और आगामी आने वाला समय में उन्हें भारत की नागरिकता देना अनिवार्य होगा। यह प्रावधान किया गया है CAA में। क्लियर? अब देखेंगे कि पहले क्या मान्यता था, पहले क्या प्रावधान था। यह अधिनियम 1985 ईस्वी के असम समझौता का खंडन करता है। अब 1985 ईस्वी का असम समझौता क्या था? तो वह समझौता था कि 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों, चाहे वह किसी भी धर्म से हो, उनको निर्वासित कर दिया जाएगा। यानी उनको भारत में नहीं रहने दिया जाएगा, उन्हें निर्वासित कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा और उसे अवैध शरणार्थी माना जाएगा और उसे भारत की नागरिकता भी नहीं दी जाएगी। लेकिन अब यह प्रावधान पूरी तरीका से बदल चुका है।
जिसको लेकर काफी भारत में विरोध भी हुआ था, लेकिन फिर भी यह पारित हुआ, कानून बना। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी में का यह सार है और इसी में लगातार परिवर्तन होते रहता है। तो क्वेश्चन पूछेगा भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था या कब लागू हुआ था? 1955 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 ईस्वी को इलाहाबाद में किया गया था देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा, जो इनके अध्यक्ष थे, और मोतीलाल नेहरू जो इसके सचिव बनाए गए थे। इन दोनों के द्वारा ही इलाहाबाद में 1 जनवरी 1923 ईस्वी के दिन स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। अब देखेंगे स्वराज पार्टी की स्थापना स्वराज पार्टी के नाम से नहीं किया गया था, बल्कि इसे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी कहा जाता था पहली बार। क्यों कहा जाता था? क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ इस पार्टी का गठन किया गया था। क्लियर? पहले ये दोनों ही नेता कांग्रेस से काफी सहयोगी थे, लेकिन बाद में जब महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा हत्याकांड के बाद स्थगित कर दिया, तो इसके विरोध में इन दोनों ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दिया गया, जिसके कारण ही इसे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। इनके अन्य संस्थापक सदस्य की बात करें तो नरसिंह चिंतामणि केलकर अन्य संस्थापक सदस्य और विट्ठल भाई पटेल थे। नरसिंह चिंतामणि केलकर तात्या साहेब केलकर के नाम से जाने जाते हैं और साहित्य सम्राट भी इन्हें कहा जाता है, तथा विट्ठल भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। स्वराज पार्टी के गठन का कारण क्या था? वही पहले ही बता चुके, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लेना, जो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को वापस ले लिया गया था। स्वराज पार्टी का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो मार्च 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में ही किया गया था। ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो डेनमार्क का भाग है, लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह उत्तरी अमेरिका महादेश का हिस्सा है। अगर ग्रीनलैंड देखा जाए तो 2 बड़े जलाशयों को मिलाता है, इससे 2 स्ट्रेट, ठीक है, 2 स्ट्रेट पहले समझेंगे। ग्रीनलैंड इसका शाब्दिक अर्थ होता है लोगों की भूमि, यानी लैंड ऑफ पीपल। लैंड ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है ग्रीनलैंड को। इसका शाब्दिक अर्थ होता है लैंड ऑफ पीपल, लोगों की भूमि। यह उत्तरी अमेरिका महादेश के उत्तर पूर्व में आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के मध्य विश्व का सबसे बड़ा द्वीप के रूप में जाना जाता है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। वही क्वेश्चन आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए इंडोनेशिया। द्वीप समूह में इंडोनेशिया, लेकिन द्वीप की बात करें तो ग्रीनलैंड द्वीप है। देखा जाए यह इस देश पर यूरोपीय देश डेनमार्क से राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ और भौगोलिक दृष्टिकोण से उत्तरी अमेरिका महादेश का हिस्सा है। अब देखेंगे ग्रीनलैंड जो है ना, वो डेविस जल संधि, ग्रीनलैंड कैसे कैसे अलग होता है और कैसे कैसे किससे जुड़ता है जो देखेंगे। डेविस जल संधि जो बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर की खाड़ी को जोड़ देता है। अब देखेंगे डेविस जल संधि यहाँ स्थित है, ये डेविस जल संधि है। क्लियर? डेविस जल संधि जो है वह यहाँ स्थित है, डेविस स्ट्रेट जिसे कहा जाता है। यह डेविस जल संधि के कारण बेफिन की खाड़ी, जल संधि का मतलब होता है 2 बड़े विशाल जलाशय को, जल वाले क्षेत्र को आपस में मिलाता है, उसको जल संधि कहते हैं। ठीक है, तो जल संधि यानी कि बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर, ये रहा लेब्राडोर, लेब्राडोर की खाड़ी को आपस में मिलाने का काम डेविस जल संधि ही करता है। क्लियर? तो बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर को जोड़ने का काम जो करता है वह डेविस जल संधि करता है, जबकि इस स्ट्रीट यानी डेविस जल संधि के द्वारा बेफिन द्वीप जो कनाडा में स्थित है, बेफिन द्वीप कनाडा में स्थित है, और ग्रीनलैंड द्वीप कहां स्थित है? ग्रीनलैंड में। तो बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड द्वीप को यह डेविस जल संधि अलग कर देती है, तो यहां माइनस का चिन्ह दिया हुआ अलग कर देती है। वही कनाडा, जिसके कारण से जब बेफिन द्वीप और डेनमार्क द्वीप अलग हो जाता है, जिसके कारण से कनाडा और ग्रीनलैंड एक दूसरे से क्या हो जाते हैं?
अलग हो जाते हैं, यानी दो देश को अलग कर देता है। कनाडा और डेनमार्क को डेविस जल संधि, वही बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड द्वीप को अलग कर देता है, और बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर की खाड़ी को जोड़ देने का काम डेविस जल संधि करता है। क्लियर? जो ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका महादेश के बीच स्थित है डेविस जल संधि। अगला देखेंगे डेनमार्क जल संधि। अब देखेंगे ये डेनमार्क स्ट्रेट यहाँ पे है दाहिने साइड में, डेनमार्क स्टेडियम डेनमार्क जल संधि स्ट्रेट। वही जल संधि का मतलब दो बड़े विशाल जलाशय वाले क्षेत्र को मिला देता है आपस में, उसको जल संधि कहा जाता है। तो डेनमार्क के एरिया वाला जलाशय को मिलाने का काम करता है, इसलिए इसका नाम डेनमार्क जल संधि रखाया है। नॉर्वेजियन सागर, यहाँ पे देखिए नॉर्वेजियन सागर है, नॉर्वेजियन सागर। क्लियर? और उत्तरी अटलांटिक महासागर ये रहा। उत्तरी अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ने का काम यही डेनमार्क स्ट्रेट करता है, जबकि इससे आइसलैंड, ये जो देख रहे हैं ये आइसलैंड है ग्रीन वाला, आइसलैंड एवं ग्रीनलैंड एक दूसरे से अलग हो जाता है डेनमार्क जल संधि के द्वारा। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। आगे है डेनमार्क की राजधानी नूक है, मुद्रा क्रोन है और प्रधानमंत्री किम किल्सन है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या रहा है? समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत 7.84% रहा है। अब देखेंगे बिहार का भौगोलिक वन क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल तो 94,163 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल बिहार का है। क्लियर है? देखेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट, यानी इंडियन स्टेट रिसर्च फॉरेस्ट, भारत सरकार का पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर प्रकाशित किया जाता है। क्लियर? सर्वप्रथम बात किया जाए तो पहला प्रकाशन इसका 1987 ईस्वी में किया गया था, और तब से लेकर प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसका प्रकाशन किया जाता है। ISFR यानी इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च 2021 रिपोर्ट के इस श्रृंखला की यह 17वीं रिपोर्ट है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिपोर्ट SAT-2 को आंकड़ा ग्रहण किया गया और इसके तहत यह रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। क्वेश्चन यह भी पूछेगा 17वीं रिपोर्ट जो वन स्थिति रिपोर्ट का आया है वह किस सैटेलाइट के द्वारा? तो SAT-2 से प्राप्त आंकड़े के अनुसार किया गया है प्रकाशित। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वन आवरण अगर देखा जाए तो 7,380.79 वर्ग किलोमीटर है। ये सब आंकड़ा जो है ना वो बिहार SSC के दृष्टिकोण से या BPSC के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, या बिहार पुलिस हो जाएगा, बिहार दरोगा हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब आंकड़ा को ध्यान रखेंगे। तो वन आवरण जो है वो 7,380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। क्लियर? 2019 की रिपोर्ट की तुलना में अगर बात किया जाए 2021 में, तो बिहार में वन आवरण 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हो गई है, जो पिछले रिपोर्ट परसेंटेज वृद्धि के रूप में देखा जाए तो 1.03% अधिक है। बिहार का क्षेत्रफल पहले ही चर्चा कर लिए हैं। अब देखेंगे सर्वाधिक वन जो है वो कहाँ पाया जाता है क्षेत्रफल के दृष्टि। आप भारत के बिहार के विभिन्न जिला के बारे में देखेंगे, जिसमें उसके आपस भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर वन क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर कैमूर जिला का क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो 151.56 वर्ग किलोमीटर में वन फैला हुआ है। वही अगर प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुल भूभाग का 31.57% में वन फैला हुआ है। पश्चिमी चंपारण का देखा जाए तो 903.34 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल में वन आवरण है, और परसेंटेज के दृष्टिकोण से देखेंगे तो 17.28% कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन है। रोहतास में देखेंगे तीसरा स्थान रोहतास का आता है, 669 यानी 669.91 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन रोहतास में है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 17.26% है। यानी सबसे ज्यादा कैमूर में है भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर, दूसरा पश्चिमी चंपारण और तीसरा रोहतास में स्थित है।
सबसे कम के आधार पर चलेंगे तो शेखपुरा जिला सबसे कम वन आवरण है 1.19 वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो 0.17% सबसे कम वन क्षेत्र शेखपुरा में है। दूसरा अरवल है और तीसरा जहानाबाद का नंबर आता है। कौन सी मिट्टी भारत में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी होती है? तो लाल मिट्टी जो है वो सबसे दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी होती है, जबकि सर्वाधिक मिट्टी जो होती है पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी भारत में। देखा जाए ICAR के अनुसार भारत की मिट्टियों को भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जो भोपाल में स्थित है के द्वारा जारी किया जाता है। ICAR के अनुसार भारत की मिट्टियों को कुल 8 भाग में बांटा गया है और मृदा अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। 8 भागों में कौन कौन है? तो जलोढ़ मिट्टी जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर, दूसरी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर लाल मिट्टी, तीसरी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर काली मिट्टी, चौथी लेटेराइटिक मिट्टी, पांचवी मरुस्थलीय मिट्टी, दलदली छठी, पर्वतीय सातवीं और तटीय आठवीं मिट्टी होती है। ये क्षेत्रफल के आधार पर भी इसी क्रम में दर्शाया गया है और ICAR का यह आंकड़ा, यह हमारा आंकड़ा नहीं है। कुल 8 भागों में मिट्टी को बांटा गया है, वो हम क्रम के रूप में आपको दे दिए कि सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी है, दूसरा सर्वाधिक लाल मिट्टी, तीसरा सर्वाधिक काली मिट्टी, चौथा सर्वाधिक लेटेराइटिक मिट्टी, पांचवा सर्वाधिक मिट्टी मरुस्थलीय मिट्टी, छठा दलदलीय, सातवां पर्वतीय और आठवां तटीय मिट्टी के रूप में भारत में पाई जाती है। अब देखेंगे लाल मिट्टी की विशेषता। सिलिका और आयरन की अधिकता लाल मिट्टी में पाई जाती है। लौह ऑक्साइड की मात्रा इसमें पाई जाती है, जिसके कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, लेकिन थोड़ी सी पानी की मात्रा अगर मिला दिया जाए तो यह पीली दिखाई देती है और बाद में इसे पीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अम्लीय प्रकृति की यह मिट्टी होती है लाल मिट्टी, और भारत की लाल मिट्टी नहीं बल्कि सभी मिट्टी की यह विशेषता होती है कि उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है सभी मिट्टी में, केवल लाल में नहीं। ठीक है, ये तो लाल के बारे में बता रहे हैं तो लाल में लिख दिए। आप कॉमन चीज याद रखेंगे कि नाइट्रोजन, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि किस पोषक तत्व की कमी भारत की मिट्टियों में पाया जाता है, या स्पेसिफाई कर देगा कि काली मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी मिलती है, तो आपको ऑप्शन में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस है तो तीनों ही कमी पाई जाती है, कोई भी मिट्टी भारत का हो। क्लियर है? आगे कपास, गेहूं, दाल, मोटे अनाज के लिए लाल मिट्टी को जाना जाता है और लाल मिट्टी कतई उपजाऊ के रूप में नहीं देखा जाता है। अगर चूना पत्थर मिला दिया जाए, चूना मिला दिया जाए तो मिट्टी की उर्वरता थोड़ी बहुत लाल मिट्टी की बढ़ाई जा सकती है। मिट्टी का वर्गीकरण सर्वप्रथम 1879 ईस्वी में विश्व स्तर पर किया गया था और केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1953 ईस्वी में किया गया था। कोशिका गुच्छीय, अगला क्वेश्चन है, कोशिका गुच्छीय संपुट निम्नलिखित में से किस जैविक प्रक्रिया से संबंधित होता है? कोशिका गुच्छीय संपुट जो होता है वो वृक्क का हिस्सा होता है, किडनी का हिस्सा होता है। वृक्क के बारे में देखेंगे, यह मानव शरीर में पाया जाने वाला मुख्य उत्सर्जी अंग होता है तथा जोड़ा के रूप में पाया जाता है। इसका वजन 140 ग्राम का होता है। प्रत्येक वृक्क 1,30,00,000 वृक्क नलिका से मिलकर बना होता है, जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। ये देखिए नेफ्रॉन कहा जाता है और ये है नेफ्रॉन। 1,30,00,000 वृक्क नलिका से बना हुआ होता है, जिसे ही नेफ्रॉन कहा जाता है। अब देखेंगे नोट, नेफ्रॉन ही वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है। खूब क्वेश्चन पूछता है कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या होती है, तो नेफ्रॉन होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो रक्त के प्लाज्मा को छान लिया जाता है और शुद्ध कर दिया जाता है। अब देखेंगे, यानी रक्त को फिल्ट्रेट करने का काम हमारे शरीर का कौन सा अंग, तो किडनी करता है, यानी कि वृक्क करता है। यानी अशुद्धि को छान कर अलग कर देता है और जो शुद्ध रक्त होता है उसका उपयोग कर लिया जाता है। यह किडनी का काम होता है ऐसा करने का। जबकि रक्त को प्यूरिफिकेशन, क्लियर, प्यूरिफाई करने का काम फेफड़ा के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? अब देखेंगे, वृक्क में रुधिर की आपूर्ति अन्य अंगों की तुलना में बहुत ही अधिक होती है। वृक्क में प्रति मिनट औसतन 125 मिलीलीटर अर्थात दिन भर में 180 लीटर रक्त फिल्ट्रेट होता है, यानी शुद्धिकरण होता है। देखेंगे वृक्क जो होता है वह 3 भागों में बटा हुआ होता है। पहला भाग कॉर्टेक्स कहलाता है, जिसे बाहरी भाग के रूप में जाना जाता है। ये रेड वाला हिस्सा जो बाहरी भाग देख रहे हैं ये कॉर्टेक्स होता है। क्लियर? और भीतरी भाग जो मध्य वाला भाग होता है इसे मेड्यूला कहा जाता है। तो मध्य भाग को याद रखेंगे, मेड्यूला। मध्य भाग जो भीतरी भाग होता है मध्य भाग में मेड्यूला कहा जाता है।
जबकि सबसे भीतरी भाग जो होता है, केंद्र वाला हिस्सा किडनी का, उसे रेनल पेल्विस कहा जाता है। जो येलो वाला ये पार्ट देख रहे हैं, रेनल पेल्विस के नाम से इसे जाना जाता है। इस रेनल पेल्विस में जो यूरिया होता है, हमारा मूत्र होता है, यूरेटर, ये है नली यूरेटर। यूरेटर में पहुंचने से पहले जो यूरिया है हमारे शरीर का, मूत्र है, वह इसी रेनल पेल्विस में स्टोर कर लिया जाता है। क्लियर? तो किडनी 3 भाग में बटा होता है, कॉर्टेक्स, मेड्यूला और रेनल पेल्विस के रूप में बटा हुआ होता है। समझेंगे अब तीनों को। रेनल कॉर्टेक्स जो होता है वो बाहरी गहरे लाल रंग का होता है। इस भाग में ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट पाया जाता है, जिसकी चर्चा अभी हम आगे तुरंत करेंगे कि ग्लोमेरुलस क्या है और बोमेन संपुट क्या है। यह कॉर्टेक्स का हिस्सा होता है। रेनल मेड्यूला यह भीतरी भाग होता है, जिसमें संग्रह नलिका एवं ब्रिक हेनले लूप स्थित है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा हेनले लूप किस अंग से संबंधित है, तो किडनी से। और डिफाइंड करेगा तो कहिएगा मेड्यूला से संबंधित होता है हेनले लूप। इसके अलावा शीर्ष गुहा या रीनल पेल्विस होता है, जो सबसे अंदर का खोखला कक्ष होता है, ये येलो वाला पार्ट जो आपको बताए। क्लियर? यह ब्रिक में बना मूत्र जो होता है, मूत्र वाहिनी में जाने से पूर्व इसी रीनल पेल्विस में स्टोर कर लिया जाता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। नेफ्रॉन्स, जो किडनी की कार्यात्मक इकाई होती है, नेफ्रॉन्स ब्रिक की कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी प्याली नुमा रचना होती है। देखिए, यही प्याली नुमा संरचना की बात कर रहा है, यह प्याली नुमा संरचना। ये प्याली नुमा जो संरचना होता है, ये प्याली नुमा जो संरचना है, ये वाला प्याली नुमा जो संरचना आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं बोमेन संपुट, बोमेन कैप्सूल कहा जाता है प्याली नुमा संरचना को। क्लियर? अब देखेंगे इस बोमेन संपुट यानी ये प्याली नुमा जो संरचना है, पतली रुधिर कोशिकाओं का कोशिका गुच्छ पाया जाता है। इसमें पतली पतली देख रहे हैं, रुधिर कोशिका है, रुधिर कोशिका पाया जाता है। और यह 2 प्रकार की धमनियों से मिलकर बना हुआ होता है। यह जो होता है वो 2 प्रकार की धमनियों से मिलकर बना होता है। कौन कौन भाई? तो एक होता है चौड़ी अभिवाही धमनिका यानी अफेरेंट आर्टियोल्स। अफेरेंट आर्टियोल्स जो होता है वो नीचे का हिस्सा, ये जो आप देख रहे हैं, नीचे का हिस्सा जो आप देख रहे होंगे, ये वाला हिस्सा जो नीचे वाला जो आ गया धमनी, ये वाला, इसी को अफेरेंट आर्टियोल्स यानी अभिवाही धमनी कहा जाता है। जबकि ऊपर वाला ये जो हिस्सा आप जाते हुए देख रहे हैं, एफेरेंट आर्टियोल यानी अपवाही हिस्सा। अप का मतलब ऊपर वाला हो गया धमनी, और नीचे जो आ रहा है उसे अभिवाही के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो अभिवाही धमनिका का काम एफेरेंट आर्टियोल्स, इसका काम नीचे जो आ रहा है, इसका काम क्या होता है? रुधिर को कोशिका गुच्छ में पहुंचाता है। रुधिर यहां से कोशिका गुच्छ में पहुंचता है। तथा अपवाही यानी ऊपर जो ये वाला धमनी जो देख रहे हैं, इससे क्या होता है? इसके द्वारा रक्त कोशिका गुच्छ से बाहर चला जाता है। क्लियर? अब देखेंगे ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं से द्रव के छनकर बोमेन संपुट की गुहा में पहुंचने की प्रक्रिया को परानिस्यंदन कहा जाता है। अब ग्लोमेरुलस की हम बात कर रहे थे कि ग्लोमेरुलस क्या होता है, जो कॉर्टेक्स का हिस्सा होता था। तो ग्लोमेरुलस जो होता है वह जो ये भाग होता है, ये भाग जो धमनियां ये बना हुआ है और ये प्याली नुमा जो संरचना है, दोनों को सम्मिलित रूप से अगर बात करें तो ग्लोमेरुलस के नाम से ही जाना जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किससे, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना किसने की थी? अब देखेंगे नील दर्पण दीनबंधु मित्र के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, दीनबंधु मित्र के बारे में। 1858 में जन्म हुआ, 1858 से 1859 ईस्वी में नाटक के रूप में इनका जन्म। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के ये समकालीन थे। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि दीनबंधु मित्र किसके समकालीन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के समकालीन थे, वे भी बंगाल के ही नेता थे। मूल नाम इनका, दीनबंधु मित्र का मूल नाम गंधर्व नारायण, दीनबंधु मित्र का मूल नाम था गंधर्व नारायण। अन्य नाटक की बात करें तो नवीन तपस्विनी, सदवार एकादशी, लीलावती, जमाई वारिक और कमल कामिनी इनकी अन्य नाटक की रचना है। ऐसे नाटकों में विद्रोही भावना के दमन हेतु अंग्रेज सरकार ने
1876 ईस्वी में ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस कंट्रोल एक्ट जारी किया था। यह एक व्यावसायिक नाटक था। दीनबंधु मित्र का ये जो नाटक था, दीनबंधु मित्र का ये जो नाटक था वह एक व्यावसायिक नाटक था जो कलकत्ता में नेशनल थिएटर में पहली बार 1872 ईस्वी में, नील दर्पण जो दीनबंधु मित्र का था वो 1872 ईस्वी में खेला गया। यह एक व्यावसायिक नाटक था। क्वेश्चन पूछता भी है कि व्यावसायिक नाटक नील दर्पण के रचयिता तो दीनबंधु मित्र थे ही, और पहली बार इसे नाटक के रूप में कहाँ खेला गया था, तो कोलकाता में नेशनल थिएटर में खेला गया था और व्यावसायिक नाटक था। अगला क्वेश्चन है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? तो विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का अर्थ होता है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। सभी के लिए एक ही कानून होना चाहिए और न्याय तंत्र भी एक होना चाहिए। अनुच्छेद 14 में इसकी चर्चा किया गया है। विधि शासन प्रमुख सिद्धांत है। कानून के समक्ष सब लोगों की समानता उसका प्रमुख उद्देश्य होता है। अगला है, बिहार सरकार के 7 निश्चय में निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल नहीं किया गया है? क्या महिला रोजगार को, साफ पीने के पानी को, सभी परिवार को, बिजली की आपूर्ति या फिर बाल कल्याण, किसको शामिल 7 निश्चय में नहीं किया गया है? तो सबसे पहले हम समझ लेंगे, खूब ही क्वेश्चन पूछता है, चाहे तो बीपीएससी हो, चाहे तो आपका बीएसएससी हो, चाहे तो इंटर लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का बीएसएससी हो, चाहे तो आपका बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस, सब में ही क्वेश्चन पूछता है। तो बिहार सरकार के 7 निश्चय को जान लेते हैं। तो 7 निश्चय के तहत 2015 में भी 7 निश्चय को जारी किया गया था और फिर 5 साल के बाद 2020 में भी 7 निश्चयों को लागू किया गया था। तो देख लेंगे 2015 में आर्थिक दल और युवा का बल, पहला था 2015 में, 7 को देखेंगे। आर्थिक दल और युवा का बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर नल जल, घर तक पक्की गलियां, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, घर घर बिजली, लगातार अवसर आगे बढ़े और अवसर बढ़े आगे बढ़े, ये इसी में है। अवसर बढ़े आगे बढ़े, ये 7 निश्चय जो है वो बिहार सरकार के 2015 में लागू किया गया था, जबकि 2020 में जो 7 निश्चय को लागू किया गया है वो युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, कनेक्टिविटी होगी और आसान, इसके लिए स्वास्थ्य सुविधा। बीपीएससी के क्वेश्चन में पूछ दिया था 7 निश्चय में कौन शामिल नहीं है, तो सभी को वायुयान। क्या संभव है सभी को वायुयान? तो यही आंसर आपका गलत था और उसी को छांटना था आपको। तो 7 निश्चय में कौन इसमें शामिल नहीं हुआ, आप इसको आसानी से देख सकते हैं कि क्या इसमें शामिल नहीं है। तो बाल कल्याण जो है कहीं भी ना तो 2015 में ना तो 2020 में इसको शामिल किया गया है। कड़वाहट के लिए मानव जीव संवेदनशील क्षेत्र है, वो कौन सा हिस्सा कड़वाहट के लिए जाना जाता है? क्लियर? अब कड़वाहट का मतलब होता है तीखा, क्लियर? कड़वाहट का मतलब होता है तीखा, शोर, तीखा, तीता जिसको कहते हैं, मिर्ची वाला। अब देखेंगे जीभ, हमारा क्या है? ये जीभ, टंग है। इसमें देखेंगे स्वाद के लिए मुख्यतः अगर देखा जाए तो स्वाद के लिए अंग जो होता है जीभ में, ये ऊपर का एरिया जो आप देख रहे हैं, ऊपर का एरिया, ठीक है, ऊपर वाला एरिया जो है, ये वाला हिस्सा। सबसे पहले नीचे वाला एरिया को समझेंगे। नीचे वाला ये एरिया होता है, कहता है कि जब भी मुंह खोलिए मीठी बानी बोलिए। अब मुंह खोलेंगे तो जी निकलेगा ही, तो जब भी मुंह खोलिए तो मीठी बानी बोलिए, यानी यहाँ से आगे वाला, जीभ के आगे वाला हिस्सा से मीठे स्वाद की अनुभूति होता है, मीठा, स्वीट। जब भी मुंह खोलिए मीठी बानी बोलिए, तभी इज्जत पाइएगा। तो आगे वाला हिस्सा जो होता है, टिप जो होता है, नोक जिसको हम लोग कहते हैं, ये टिप वाला हिस्सा होता है। यहां से क्या? मीठा स्वाद की अनुभूति हो गया। और आगे का जो लैटरल साइड का हिस्सा होता है, आगे का लैटरल साइड का जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, क्लियर?
आगे का लैटरल का मतलब किनारे का हिस्सा, तो आगे का लैटरल साइड का हिस्सा मीठा के साथ रखेंगे क्या, मीठा के साथ रखेंगे नमकीन को, मीठा के साथ नमकीन को रखेंगे। तो आगे का जो भाग होता है लैटरल वाला, ध्यान रखेंगे आगे के किनारे का भाग नमकीन होता है, मीठा के साथ नमकीन को रखेंगे। अब पीछे का हिस्सा फिर चलेंगे, पीछे का हिस्सा जो होता है, ये एरिया जो होता है पीछे का, जो पीछे का भाग कह रहा है, यह होता है कड़वाहट यानी तीखा। क्लियर, यह तीखा जो ज्यादा जीभ निकालता है, ज्यादा चीर चीर के बोलता है, तीखे बोलबे करता है। अतः याद रखेंगे कि ज्यादा जो बोलता है वो तीखा बोलता है, अब ज्यादा बोलेगा तो पूरा जीभ निकाल देगा, तो पीछे का हिस्सा भी दिख जाएगा। तो पीछे का हिस्सा जो होता है वो तीखा को रखता है, और पीछे का जो लैटरल साइड होता है यानी पीछे का जो किनारे का हिस्सा होता है वह होता है तीखा को घटाना है, तीखा को कम करना है, तो उसमें क्या मिलाते हैं, खट्टा को मिला देते हैं। क्लियर, खट्टा को मिला देते हैं। तो आप याद रखिएगा कि पीछे का लैटरल अगर कहेगा, मध्य भाग तो स्वादहीन होता है, ये वाला एरिया जो होता है मध्य भाग स्वादहीन होता है, इसमें किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं होता है। आगे हो गया मीठा, आगे का लैटरल हो गया नमकीन, पीछे हो गया तीखा, और तीखा को कम करना है तो खट्टा रखते हैं, यानी कि पीछे के लैटरल का हिस्सा खट्टा हो जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होता है। किनारा का हिस्सा कह रहा है, किनारा का दो हिस्सा होता है, वो आगे का किनारा और पीछे का किनारा। तो किनारा में मीठा नहीं रखेंगे, टिप पर मीठा रखेंगे। तो आपका कह रहा है कड़वाहट, कड़वाहट के लिए पीछे वाला जीभ का हिस्सा होता है। आगे है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। ये 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में कुल 321 धारा और 10 अनुसूची शामिल था। शाही स्वीकृति 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को कब मिला, 2 अगस्त 1953 ईस्वी को मिला। क्लियर, आरंभ हुआ 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को, 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को इसको आरंभ किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के बारे में कहा था कि यह अधिनियम दास्ता का घोषणा पत्र है। इसके अलावा हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था, यह भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही कहा गया था। और यह अधिनियम दास्ता का घोषणा पत्र है, भी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसके अलावा उसके बारे में अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा भी जवाहरलाल नेहरू ने 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को दिया था। इसके अलावा फजल अली जो बंगाल के सीएम भी थे ने तो यह हिंदू ने कहा था 1935 ईस्वी भारत शासन अधिनियम के लिए, हिंदू राज्य है, ना तो यह हिंदू राज्य है और ना ही मुस्लिम राज्य है, फजल उल हक ने कहा था। जबकि क्लीमेंट एटली ने कहा था कि भारत के भविष्य की राजनीति प्रगति का कोई कार्य नहीं है, यह भारत के भविष्य की राजनीतिक प्रगति का कोई कार्यक्रम नहीं है, क्लीमेंट एटली ने कहा था। क्लियर, आगे देखेंगे, वस्तु के निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संयुक्त मांग प्रदर्शित करता है। तो आप देखेंगे वस्तु के मांग के आधार पर वस्तु को कितने भागों में बांटते हैं जो समझेंगे, 2 भाग में बांटते हैं। क्लियर, एक स्थापन्य वस्तु सप्लीमेंट्री गुड्स होता है और दूसरा होता है पूरक वस्तु यानी कंप्लीमेंट्री गुड्स। अब देखेंगे कि क्या अंतर होता है स्थापन्य वस्तु और पूरक वस्तु में। तो स्थापन्य वस्तु उस वस्तु को कहा जाता है जब किसी एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु का उपयोग आप कर सकते हैं तो उसको स्थापन्य वस्तु यानी उसके स्थान पर किसी और वस्तु का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे अगर चाय नहीं पीते हैं तो कॉफी पी लेंगे हम। क्लियर, चीनी नहीं खाएंगे तो गुड़ खा लेंगे, पेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते पेंसिल का इस्तेमाल कर लेंगे। कोका कोला महंगा हो गया, कोई बात नहीं बेटा पेप्सी पी लो, पेप्सी अभी भी सस्ता ही है। क्लियर, क्लोजअप है, क्लोजअप महंगा हो गया, पेप्सोडेंट का यूज कर लो, पेप्सोडेंट अभी भी उतना ही रेट में मिल रहा है। तो ऐसा वस्तु जिसके स्थान पर हम उसी के रूप में दूसरे वस्तु का इस्तेमाल कर ले सकते हैं। अब पीने के लिए चाय ही पीना है
तो चाय महंगा हो गया, कॉफी पी लेंगे, क्योंकि इसका रेट वही बरकरार है जो चाय का जिस समय रेट बरकरार था उस समय कॉफी का था वही रेट, लेकिन चाय का बढ़ गया, कॉफी का अभी भी बरकरार है वही रेट, तो चाय के जगह पर कॉफी पी लेंगे, पीना ही तो है दोनों को। चीनी खाना है या गुड़ खाना है, मीठा के लिए ही दोनों का यूज करेंगे, या तो चीनी खा लेंगे या तो गुड़ खा लेंगे। तो स्थापन्य वस्तु है, उसके स्थान पर उसका यूज हम उस रूप में कर सकते हैं। लिखने के लिए ही यूज करना है पेन पेंसिल का, तो पेन का यूज ना करके पेंसिल का यूज कर लेंगे। क्लियर है? तो जब किसी वस्तु के स्थान पर किसी दूसरे वस्तु का उपयोग उसके स्थान पर कर लिया जाए, उससे ऐसे वस्तु को ही स्थापन्य वस्तु कहा जाता है। जबकि पूरक वस्तु एक दूसरे के बिना पूरा ही नहीं हो सकता है। पूरक वस्तु एक के साथ एक का युक्त रहना यानी संयुक्त वस्तु होता है, एक के बिना एक अधूरा है, पूरा हो ही नहीं सकता। जैसे हम कोई गाड़ी चलाएगा, पेट्रोल के बिना क्या हुआ पूरा हो सकता है, चल सकता है, गाड़ी खड़ी रहेगी गाड़ी, फिर गाड़ी का कोई मतलब नहीं है, चालू भी करना चाहे तो नहीं हो पाएगा। यानी एक दूसरे का पूरक है, उसके बिना वो हो ही नहीं सकता है। ऐसे वस्तु को हम लोग कहते हैं पूरक वस्तु यानी संयुक्त वस्तु। कार है, पेट्रोल है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, मिंटर लिख दिया, प्रिंटर है, पेन है एवं इंक है। अब पेन आप ले लीजिए, उसमें इंक भरवे नहीं कीजिए तो अधूरा नहीं हो गया, और जब इंक उसमें डाल देंगे तो पूरा हो गया हुआ, यानी पूरक वस्तु है। बटन है, शर्ट है। अब अगर शर्ट पहने या बटने नहीं उसमें पहने हैं, लो धींगे जना रहा है, सब कुछ दिख रहा है तोरा। अच्छा, अतः शर्ट है तो बटन उसमें लगाना जरूरी होगा, तभी हुआ पूरक वस्तु कहलाएगा। जूता है, अब जूता बिना मौजा का पहन लिया, कितना का जूतो खूब गमकता है, खराबका वाला जूता, तो अब मौजो कितना का गमकता है, खाली मौजे पहन के निकल लीजिए, ये खाली जूते पहन के निकल लीजिए, क्या पूरक होगा? नहीं पूरक होगा। तो पूरक करने के लिए दोनों वस्तु को साथ साथ रहना होगा, जिसे संयुक्त वस्तु या पूरक वस्तु कहा जाता है। क्लियर है? अब समझ गए। अब आगे देखेंगे स्थापन्य वस्तु में क्या होता है कि ऐसे वस्तु को समरूप या स्थापन्य वस्तु कहा जाता है, और ऐसे वस्तु में एक का मूल्य बढ़ेगा, एक का मूल्य बढ़ने पर दूसरे की मांग में वृद्धि हो जाएगी। मान लिया जाए चाय का मूल्य बढ़ गया तो कॉफी का मांग बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉफी आदमी पीना शुरू कर देगा। चीनी का मूल्य बढ़ गया तो मीठा ही तो खाना है, मीठा ही तो करना है, तो चीनी का यूज ना करके गुड़ का यूज कर लेंगे। लिखना है, पेन से लिखे या पेंसिल से लिखे, पेन का रेट बढ़ गया लेकिन पेंसिल का रेट वही बरकरार है, तो पेन के जगह पर हम पेंसिल का यूज कर लेंगे। तो एक के मूल्य में वृद्धि हो, स्थापन्य वस्तु में क्या होता है कि एक के मूल्य में वृद्धि होगा तो दूसरे के मांग में वृद्धि हो जाएगी। अर्थात ऐसे वस्तु में मूल्य एवं मांग के बीच में समानुपाती का संबंध होता है। एक का मूल्य बढ़ेगा तो मांग, दूसरे का मांग बढ़ जाएगा, यानी वस्तु के मूल्य और मांग के बीच समानुपाती का संबंध होता है। क्लियर? बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा, पहले का कीमत बढ़ा तो दूसरा का मांग बढ़ गया। अब देखेंगे पूरक वस्तु में क्या होता है। पूरक वस्तु में होता है ऐसे वस्तु में एक का मूल्य अगर बढ़ गया, मान लिया जाए कार का मूल्य पेट्रोल का मूल्य बढ़ गया, तो क्या उस समय कार खरीदने के लिए लोग ज्यादा जाएंगे? नहीं जाएंगे, इंतजार करें। अगर प्रिंटर का मूल्य बढ़ गया है तो क्या कंप्यूटर खरीदेंगे? कम खरीदेंगे। पेन का मूल्य अगर बढ़ गया है तो इंक लोग खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, क्योंकि पेने का मूल्य बढ़ गया, उसके जगह पर पेंसिल यूज कर लेगा। तो ऐसे वस्तु में एक का मूल्य बढ़ने पर दूसरे की मांग कम हो जाती है, इसे ही पूरक वस्तु कहा जाता है। अर्थात पूरक वस्तु के मांग एवं मूल्य के बीच व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती का संबंध होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध, तो उसका आंसर आपका निकल के आ जाएगा कि कौन सा युग्म संयुक्त मांग प्रदर्शित करता है, यानी एक ही साथ कॉफी और चाय संयुक्त मांग प्रदर्शित करता है? नहीं करता है, क्योंकि ये तो स्थापन्य वस्तु है। ठीक है, एक साथ दोनों पीजिएगा, कॉफी भी और चाय भी नहीं। घी और चाय, क्या घी के साथ चाय का क्या कॉम्बिनेशन है? कंप्यूटर और प्रिंटर, ये जो है कंप्यूटर और प्रिंटर जो है ये एक दूसरे का संयुक्त मांग प्रदर्शित करता है। ये निश्चित तौर पर प्रिंटर का मांग बढ़ेगा तो कंप्यूटर लेगा तो प्रिंटर भी लेना पड़ जाएगा। अतः ये दोनों एक दूसरे का संयुक्त है, पूरक है। 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो अंग्रेज और
फ्रांसीसी के बीच बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। 12 जनवरी के दिन लड़ा गया था। ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच सप्तवर्षीय युद्ध का यह एक हिस्सा था। क्वेश्चन पूछ देता है 1760 ईस्वी में बांडीवास का युद्ध लड़ा गया था, यह किस युद्ध का एक हिस्सा था? तो ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में जो सप्तवर्षीय युद्ध, 7 वर्ष का जो युद्ध रहा, 1756 से 1763 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, उसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। और सप्तवर्षीय युद्ध का ही यह एक हिस्सा था। उस समय भारत में फ्रांसीसी भी थे और अंग्रेज भी थे। अतः यही कारण है कि यह बांडीवास का युद्ध भारत में बांडीवास नामक स्थान पर अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयर कूट, खूब इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है कि बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? सर आयर कूट के द्वारा किया गया था। इसमें फ्रांसीसी की हार हो गई थी तथा पंडिचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था। इसमें फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व माउंट डी लैली के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन तो बहुत पूछा है, लेकिन आप इस चीज को भी याद रखेंगे कि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो माउंट डी लैली के द्वारा नेतृत्व किया गया था। पेरिस संधि सन 1763 ईस्वी में हुआ और बांडीवास का युद्ध समाप्त हो गया था और अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना एक दूसरे से समझौता कर लिए थे। क्लियर? अगला, यूरिया में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो यूरिया का सूत्र जानेंगे तो तत्व भी जान जाएंगे। CH4N2O होता है यूरिया का सूत्र। इसका मतलब C भी है, H भी है, N भी है और O भी है, चारों तत्व मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ऑप्शन बन जाता है। अब यूरिया को कार्बोमाइड के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, यूरिया को और किस रसायन के रूप में जाना जाता है? कार्बोमाइड के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम 1773 ईस्वी में मूत्र में हिलेरी राउली ने यूरिया की खोज किया था। कृत्रिम प्रयोगशाला में सबसे पहले, अब कहेगा कि सबसे पहले प्रयोगशाला में किसने बनाया? चलिए ठीक है, 1773 ईस्वी में तो हिलेरी राउली ने मूत्र में यूरिया की खोज की, लेकिन कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में सबसे पहला खोज बोहलर के द्वारा, जो जर्मनी के थे, 1828 ईस्वी में सिल्वर आइसोसाइनाइड से पहली बार यूरिया को कृत्रिम प्रयोगशाला में बनाया था बोहलर ने। यूरिया में नाइट्रोजन 46%, जबकि किसान खाद में 25 से 26% तक नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर जनरली यूरिया में पूछेगा तो 46% पाया जाता है, लेकिन आपसे स्पेसिफाई कर देगा कि किसान के खाद में पाया जाने वाला यूरिया जो होता है उसमें नाइट्रोजन कितना, तो 25 से 26% तक नाइट्रोजन पाया जाता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख लेंगे यूरिया का, ये होता है। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना कदम रखा था, पहला आदमी था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब देखेंगे सफर थोड़ा सा नील आर्मस्ट्रॉन्ग का कैसा रहा था, कब शुरुआत किया? 16 जुलाई 1969 ईस्वी में शुरुआत होती है चंद्रमा पर जाने की। अमेरिका का फ्लोरिडा प्रांत में स्थित जॉन एफ कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से नासा का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 4 दिन का सफर पूरा करके 20 जुलाई को चंद्रमा पर पहुंचा। यानी नासा का अंतरिक्ष यान था अपोलो 11, जो जॉन एफ कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र नासा से उड़ान भरता है और 4 दिन का सफर पूरा करने के बाद 20 जुलाई को चंद्रमा पर पहुंचता है। इस अपोलो 11 में 3 अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, जिसमें से नील आर्मस्ट्रॉन्ग, डच एल्ड्रिन, जिसे बज एल्ड्रिन भी कहा जाता है, बज एल्ड्रिन और एडविन कॉलिंस, ये 3 अंतरिक्ष यात्री वहां से निकलते हैं। चंद्रमा पर मानव जाति का पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 20 जुलाई 1969 ईस्वी को रखा तथा दूसरे व्यक्ति बज एल्ड्रिन कदम रखा था। क्लियर? अगला है, अपोलो 11 चंद्रमा पर 21 घंटा 31 मिनट तक रहा था। 21 घंटा 31 मिनट तक रहा और 24 जुलाई 1969 ईस्वी को वापस धरती पर लौट आया। अपोलो 11 जब धरती पर पहुंचा तो यह किस महासागर में उतरा था? प्रशांत महासागर में उतरा था। ये आप देख सकते हैं दृश्य को, जो चंद्रमा पर चंदा मामा की गोद में पहुंचे मानव, यानी हम जब पहुंचे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब पहुंचे।
अपोलो 11 मिशन पर सवार नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने साल 1969 में 20 जुलाई को चंद्रमा की सतह पर कदम रखा और इतिहास रचा। 5.3 करोड़ लोगों ने टीवी पर आर्मस्ट्रांग की तस्वीर को देखा और सुना। इंसान का एक छोटा सा कदम मानव जाति के लिए एक लंबी छलांग है, नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था। 2.5 घंटे बिताए चंद्रमा की सतह पर नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन। 3.5 दिन का सफर तय किया चंद्रमा तक पहुंचने में। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति रहे, जबकि बज एल्ड्रिन जो थे वो चंद्रमा पर उतरकर, दूसरा व्यक्ति जो चंद्रमा पर उतरे और पहली बार पेशाब किया था, यानी टॉयलेट करने वाले पहले व्यक्ति बज एल्ड्रिन थे। क्लियर? और कुछ पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तो ये कुल 12 एस्ट्रोनॉट ऐसे रहे, बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग के अलावा, जो चंद्रमा पर अपना कदम रखा था। वो 12 को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे कि 12 यात्री और कौन कौन यात्री के रूप में थे। तो याद रखेंगे कि सबसे पहला जो थे वह नील आर्मस्ट्रांग, सबसे पहले ही चर्चा हो चुकी है नील आर्मस्ट्रांग के बारे में, जो सबसे पहले रहे नील आर्मस्ट्रांग। दूसरे रहे बज एल्ड्रिन, तीसरे पेटी कॉनरेड, तीसरे जो रहे वह पेटे कोनरेड रहे, चौथे जो रहे एलन बीन रहे, पांचवे जो रहे एलन सेपर्ड रहे, छठे एडगर मिचेल रहे, डेविड स्कॉट सातवें, जेम्स इरविन आठवें, नौवें जॉन डब्ल्यू यंग रहे, 10वें चार्ल्स ड्यूक रहे, 11वें यूजिन कार्नेन रहे और 12वें हैरिसन अस्केमिट रहे। ये कुल 12 व्यक्ति, यानी सबसे लास्ट में जो रहे 12वें के रूप में हैरिसन को याद रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला सबसे अंतिम व्यक्ति कौन है, तो हैरिसन है। क्लियर? अब देखेंगे भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान या चंद्रयान फर्स्ट मानव रहित रहा था। इसरो द्वारा 22 अक्टूबर 2022 को भेजा गया था, जो असफल रहा, जबकि दूसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 2 को GSLV 3 द्वारा 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा रेंज से प्रक्षेपित किया गया था और इस समय इसके अध्यक्ष के सिवन थे। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है रुद्रम। जो आप देख रहे हैं फिगर में, ये रुद्रम को आप देख रहे हैं। रुद्रम फर्स्ट जो है वो DRDO द्वारा विकसित हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल है। अब देखेंगे भारत का मिसाइल की दुनिया को ध्यान देंगे तो पटाना यानी पृथ्वी है, अग्नि है, त्रिशूल है, अस्त्र है, नाग है और आकाश। इसके अलावा प्रहार, सागरिका, धनुष, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, ब्रह्मोस, पृथ्वी, नाग, अस्त्र, सागरिका, ब्रह्मास्त्र, धनुष प्रहार, धनुष है और प्रहार है, शौर्य है और निर्भय है। क्लियर? अब इसमें भी देखेंगे कि कौन सतह से सतह वाला है, कौन सतह से हवा है, कौन हवा से सतह में मार करता है, कौन हवा से हवा में मार करता है। तो देखेंगे, ध्यान देंगे, सतह से सतह में मार करने वाला मिसाइल, सबसे पहला मिसाइल का नाम आता है पृथ्वी। क्लियर? दूसरा का नाम आता है वो होता है अग्नि, तीसरा का आता है वो होता है शौर्य, चौथा का नंबर आता है जो सतह से सतह में मार करने वाला। ध्यान रखेंगे, सतह से सतह में मार करने वाला मिसाइल है पृथ्वी, अग्नि, शौर्य, प्रहार, ब्रह्मोस, निर्भय तथा नाग जो एक टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है। ये सभी मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली भारत की मिसाइलें हैं। जबकि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में अगर देखा जाए तो आकाश है जो सतह से हवा में मार करती है। आकाश आकाशे में होता है और वह हवा, सतह से हवा में आता है। क्लियर? आकाश में चला जाता है, सतह से आकाश में चला जाता है यानी हवा में चला जाता है। दूसरा है वो है त्रिशूल। त्रिशूल को भी जब आप मारिएगा तो सतह से मारिएगा तो कहाँ जाएगा?
आकाश में जाएगा यानी हवा में जाएगा, तो सतह से हवा में त्रिशूल भी है, और बराक 8 भी सतह से हवा में ही है। बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति थे, सतह पर से वायुयान पकड़ते थे और हवा में वायु में चले जाते थे, यानी बराक 8 भी याद रखेंगे सतह से हवा में मार करने वाला है, जबकि हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल अस्त्र होता है। जो अस्त्र होता है वो हवा से हवा में ही लड़ता है। देखते हैं जब दो राम रावण का युद्ध होता था तो तीर जब चलता था, जो तीर जब छूट गया तो ऊपर ही अस्त्र एक दूसरे से टकराता था, तो हवा से हवा में ही मार करता था अस्त्र। भारत का मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। भारत सरकार ने निर्देशित मिसाइल प्रणालियों का अध्ययन करने के लिए 1958 ईस्वी में विशेष हथियार विकास दल नामक एक टीम का गठन किया था। 25वां क्वेश्चन है, गैम्बिट शब्द सबसे किससे संबंधित होता है? तो शतरंज से होता है। शतरंज के बारे में देखेंगे। शतरंज दो खिलाड़ियों के बीच खेला जाने वाला एक बौद्धिक एवं मनोरंजक खेल होता है। यह खेल भारत का आविष्कार है, जिसका प्राचीन नाम था चतुरंग। क्लियर? शब्दावली अगर देखा जाए शतरंज से तो गैम्बिट शब्द चेक, क्वीन, नाइट, कैसल, किंग, रूक, बिशप, पोन, ग्रैंड मास्टर, एलो रेटिंग, चेकमेट और स्टेलमेट, ये सभी शतरंज खेल से संबंधित शब्दावली है। खेल परिचय की बात करें तो यह एक वर्गाकार बोर्ड में खेला जाता है, जिसमें 64 खाने 8 पंक्ति में बटे हुए होते हैं। क्लियर? प्रत्येक खिलाड़ी के 16 मोहरे होते हैं, जिसमें से 8 पैदल सैनिक होता है, 2 हाथी होता है, 2 ऊंट होता है और 2 घोड़ा एवं 1 वजीर तथा 1 राजा दिया जाता है। शतरंज खेल का विश्व चैंपियनशिप आयोजन करने वाली शीर्ष संस्था जो है द फेडरेशन इंटरनेशनल DHS है, यानी जिसे फीडे कहा जाता है। सर्वोच्च नियंत्रण निकाय वर्ल्ड चेस फेडरेशन है, जिसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 ईस्वी को किया गया था और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। वर्तमान वर्ल्ड चेस फेडरेशन के अध्यक्ष आर्काडी डोकोरविच है। क्लियर? तो ये रहा हमारा 25 क्वेश्चन का आज धारा प्रवाह क्वेश्चन आंसर और आपका सॉल्यूशन। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल करने का कोशिश किए, तो थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा भी गया है तो पर भी स्किप करके ना देखिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है। अभी BSSC का एग्जाम आने वाला है, अभी कांस्टेबल बिहार पुलिस का आने वाला है, GD का आने वाला है, बहुत सारा वैकेंसीज, और इसके अलावा ग्रुप D का एग्जाम चल रहा है। तो स्किप अगर ना करके देखेंगे तो बहुत अच्छा तरीका से समझाने का हम प्रयास किए हैं, तो आप इसको समझने का उसी रूप में प्रयास करेंगे NCERT बेस्ड, तो आपके लिए बेहतर होगा। बाकी आज की सेवा को देते हैं विराम। आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और केसरिया कंपटीशन क्लास को आगे बढ़ाते रहिए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद।